उन्हीं का सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अनिकेत वाजपेयी, लकी गोस्वामी, मनोज कुमार, ऋतिक सिंह, राधे राधे। ठीक है, फिजिक्स की कॉपी सभी लोग निकाल लें जल्दी से। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आता ही रहता है यूपी कैडेट में। तो सारे लोग जो है, ठीक है, सारे लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के ही बैठेंगे। देखिए, पहली स्लाइड हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखो, स्लाइड पर आपको हेडिंग देखने को मिलेगी कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, सारे लोग लाइट हो जाएं। पहली स्लाइड देखिएगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा सबसे बेसिक, द्रव्य या पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में लिखा है मैटर। तो सबसे पहले आप लोग बताएं मैटर क्या होता है, द्रव्य किसे कहते हैं। जल्दी से बताएं सभी लोग, द्रव्य क्या है। आप लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले द्रव्य के बारे में ही बताया जाता है कि मैटर क्या होता है। मोहम्मद सद्दाम, नमस्ते बेटा। रोहित, जल्दी से सारे लोग आ जाओ, अभी कम लोग आए हैं, सब लोग जुड़ जाए। जल्दी से इसकी डेफिनेशन बताइए कि द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, मैटर किसे कहते हैं। व्हाट इज मैटर, द्रव्य क्या है, मैटर किसे कहते हैं। जल्दी से आप लोग डेफिनेशन बताएं। मैटर, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। तो द्रव्य, देखिए, द्रव्य वह वस्तु होती है जिसमें भार होता है और स्थान घेरती है। द्रव्य वह वस्तु है, वह चीज है जिसमें भार होता है तथा वह स्थान घेरती है। ठीक है, बिल्कुल सही है रोहित, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां पर द्रव्य की परिभाषा लिख सकते हैं। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है बच्चों, वह स्थान घेरती है। मास होता है, वेट होता है, और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, स्थान घेरती है। द्रव्य वह वस्तु है जिसमें भार होता है, वह स्थान घेरती है, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, लगभग सभी लोगों का उत्तर आ गया है। जिसमें भार होता है और स्थान घेरे, उसी पदार्थ को क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब अगर हम पूछें द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की अवस्थाएं वैसे बच्चों जो आप लोग बेसिकली सुनते चले आए हो, 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वास्तव में द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 5 अवस्थाएं, एक होता बच्चों ठोस, सॉलिड, दूसरा होता द्रव, और तीसरी अवस्था का नाम है गैस, चौथी अवस्था का नाम है बच्चों यहां पर प्लाज्मा चौथी अवस्था है। अब 5वीं अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बेसिकली हम लोग इन्हीं 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे द्रव्य की ये 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट में बीईसी कहते हैं। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दिस इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। ये द्रव्य की 5वीं अवस्था है, ये बीईसी होता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना कि द्रव्य की ये 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बच्चों जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा हम लोग गैस, है ना। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं बार बार देखने को मिलती हैं, बार बार आप इन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, ये सारे जो है पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, सभी के सभी अणुओं से मिलकर के बना होगा। सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, सभी पदार्थ बच्चों अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। सारे के सारे पदार्थ जो है किससे मिलकर के बने होते हैं, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो ठोस होते हैं, ध्यान देना, जैसे हम यहाँ पर ठोस दिखा रहे हैं, ये ठोस है, और यहाँ पर एक पदार्थ हम यहाँ पर द्रव दिखा रहे हैं, और एक तीसरा पदार्थ यहाँ पर गैस। प्यारे बच्चों, जो ठोस के अणु होते हैं बहुत समीप होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास होते हैं, ये ठोस होते हैं। और द्रव के अणु थोड़े से दूर होते हैं बच्चों, इनके अणुओं के बीच का जो स्पेस होता है थोड़े से ज्यादा होता है। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं। ये ठोस है, ठोस की आकृति और आकार निश्चित होता है। ये द्रव है बच्चों, द्रव, और ये होता है गैस। ठीक है, तो ठोसों की आकृति और आकार निश्चित होता है, लेकिन ध्यान रखना द्रव और गैस की आकृति और आकार निश्चित नहीं होता। इसको जिस बर्तन में इनको रखते हैं उसी की आकृति और आकार को ये धारण कर लेते हैं। तो द्रव, गैस, ठोस, तीनों ही पदार्थ की अवस्थाएं हैं। देखो यहाँ पर
दो अणुओं के बीच जो दूरी है, दो अणुओं के बीच की जो दूरी है किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच की जो दूरी है उसे अंतराणविक दूरी कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर दूरी कहते हैं। लिखो जरा, पदार्थ के किन्हीं दो अणुओं के बीच की दूरी, लिखते रहना, किन्हीं दो, नोट्स जरूरी है, किन्हीं दो अणुओं के बीच की दूरी, अंतराणविक दूरी कहलाती है, अंतराणविक दूरी कहलाती है। पदार्थ के किन्हीं दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे अंतराणविक दूरी कहते हैं, अंतराणविक दूरी कहते हैं। पदार्थ के किन्हीं दो अणुओं के बीच की दूरी अंतराणविक दूरी होती है। गैसों में अंतराणविक दूरी सबसे ज्यादा, ठोसों में सबसे कम। सबसे ज्यादा अणु दूर दूर किसमें होते हैं? गैसों में। सबसे कम किसमें होते हैं? ठोसों में। ये ध्यान रखना। और एक अणु दूसरे अणु पर बल लगाता है, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। ये पॉइंट लिख होगा, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, अणुओं के बीच लगने वाला बल अंतराणविक बल कहलाता है। इसे बोलते हैं अंतराणविक बल, इसे अंतराणविक बल कहते हैं। पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। अंतराणविक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? अंतराणविक बल सबसे ज्यादा ठोसों में रहता है। सबसे कम अंतराणविक बल किसमें होता है? गैसों में। गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, इसलिए यहां पर अंतराणविक बल सबसे कम है, और यहां पर ठोस के अणु चिपके हुए हैं बिल्कुल, इसका मतलब अंतराणविक बल सबसे ज्यादा है। पूछा जाए पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणविक बल सबसे कम होता है? गैस। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणविक बल सबसे ज्यादा होता है? तो आप कहेंगे ठोस। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। नोट कर लेना भाई, पदार्थ के किन्हीं दो अणुओं के बीच की दूरी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहलाती है। पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है, अंतराणविक बल कहलाता है। ये हमने बताया कि द्रव्य क्या है और द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य और द्रव्य की अवस्थाएं। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर हम अंतराणविक दूरी का क्रम लिखना चाहें, अंतराणविक दूरी का क्रम, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का क्रम, सबसे ज्यादा अंतराणविक दूरी किसमें होती है? गैस में। सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम किसमें? द्रव में। सबसे कम किसमें? ठोस में। ठोस के अणुओं के बीच की जो दूरी होती है सबसे कम होती है। इसी तरीके से अंतराणविक बल की अगर बात करें, अंतराणविक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ठोसों में अंतराणविक बल होता है, उससे कम द्रव में होता है, सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। अंतराणविक बल सबसे कम किसमें होता है? गैस में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, ये बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये पहला हमने बता दिया द्रव्य क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। अंतराणविक बल क्लियर हो गया होगा, अंतराणविक दूरी, किसमें अंतराणविक दूरी सबसे ज्यादा होती है और किसके लिए अंतराणविक दूरी सबसे कम होती है, क्लियर हो गया होगा। अब देखो, दूसरे पॉइंट पर चर्चा करना है, दाब क्या है। दाब वैसे कई बार मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार समझना प्रॉपर तरीके से। दाब किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबोत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब की परिभाषा आपको पता होना चाहिए, तो चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग। दाब का मतलब प्रेशर। इसकी क्या परिभाषा है? एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूं तो ये पीडीएफ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग ही केवल आप देख पा रहे हैं। दाब क्या है ये आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलना। दाब किसे कहते हैं? प्रेशर क्या है? एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रेशर कहते हैं, प्रेशर को पी से दर्शाते हैं। प्रेशर को बच्चों पी से दर्शाया जाता है, ध्यान देना। दाब को पी से, और दाब पी बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब पी बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल को क्षेत्रफल से भाग देना पड़ता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल को एफ से दर्शाते हैं और क्षेत्रफल को ए से, एफ अपान ए हो जाएगा। पी बराबर होता है एफ अपान ए। और अगर यहां से बल निकालना चाहें तो बल एफ बराबर क्या होगा? बल एफ बराबर हो जाएगा दाब पी गुणे क्षेत्रफल ए। दाब पी गुणे क्षेत्रफल ए। दाब को क्षेत्रफल से गुणा कर दो, दाब पी गुणे क्षेत्रफल ए। बल एफ बराबर हो जाएगा पी इंटू ए। बल एफ बराबर हो जाएगा पी इंटू ए। ये यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। बल एफ बराबर दाब पी इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, इतना ध्यान रखना।
गोल्डी बेटा जो है एप्लीकेशन को बैक करके फिर से आप ज्वाइन करिए लाइव क्लास। एक बार आप एप्लीकेशन को बैक कर दीजिए, फिर से ज्वाइन करिए, डबल जो है साउंड नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आपको डबल वॉइस सुनाई पड़ रही, ठीक है। आप बैक कर दीजिए जरा, बैक करके फिर से अगेन जो है आप ज्वाइन करिए लाइव क्लास को, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट हमने बताया कि दाब क्या है, व्हाट इज प्रेशर। ये देखो परिभाषा एग्जाम में लिखा रहेगा, एकांक क्षेत्रफल के अविलंबवत लगने वाला बल कहलाता है दाब कहलाता है। दाब बराबर होता है अपमान ए या बराबर टी इंटू ए होता है। दाब पूछा जाएगा किस प्रकार की राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है? दाब बच्चों अदिश राशि होती है, ये स्केलर होता है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। और दाब का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए, दाब का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई सिस्टम में पद्धति में अगर मात्रक पूछा जाए, यूनिट तो बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, अपान को प्रति प्रत्यय और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कभी कभी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखा होता है, तो घबराना नहीं, मीटर स्क्वायर वही वर्ग मीटर कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और बच्चों ये जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, ये जो न्यूटन प्रति, वैसे काफी लोगों को याद होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, इसे पास्कल कहा जाता है, ध्यान देना, इसे पास्कल कहते हैं। इन प्लेस ऑफ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल के बराबर कह सकते हैं। ये दोनों बराबर होता है, ये चीज और ये चीज क्या होता है, बराबर होता है। कितने पॉइंट नोट हो गया होगा, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पर सीजीएस यूनिट पूछा जाए, सीजीएस यूनिट क्या होगा, जहां पर बच्चों न्यूटन है वहां डाइन हो जाएगा, डाइन प्रति क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने आपको बताया दाब क्या है, दाब की परिभाषा, दाब कैसी राशि है, दाब का सूत्र क्या है, ठीक है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक। अब दाब का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र देखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का, ध्यान दें। विमीय सूत्र के लिए आपको पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। दाब P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमा सूत्र याद रखो हमेशा, ml -2 होता है, क्षेत्रफल का होता बच्चों L2। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, m तो रहेगा ही, L -1 T -2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है, दाब का विमीय सूत्र ml -1 T -2 होता है, ये दाब का विमीय सूत्र है। आवाज नहीं आ रही? आयुष कुमार मौर्य बेटा आवाज आ रही है, आप क्लियर करो, अपना मोबाइल देखो, ठीक है। दाब का विमीय सूत्र होता है ml -1 T -2, ठीक है, ये दाब का विमीय सूत्र है। अब देखो किसका किसका विमीय सूत्र सेम रहता है। दाब हो गया बच्चों, दाब पूछा जाए, या हो सकता है कभी कभी प्रतिबल पूछ लिया जाता है, ये अलग एक भौतिक राशि प्रतिबल। कभी कभी बच्चों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा होता है, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। और एक और भौतिक राशि आपको देखने को मिलेगी, ऊर्जा घनत्व। इन सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान होते हैं, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, ऊर्जा घनत्व, सभी के विमीय सूत्र समान होते हैं। ml -1 T -2, ml -1 T -2 होता है, सबके विमीय सूत्र होंगे सेम रहता है, ठीक है, सबका विमीय सूत्र समान रहता है, ठीक है। आयुष चौहान, हाँ बेटा आवाज आ रही होगी, ठीक है। आयुष कुमार मौर्य, आप अपना मोबाइल जरा चेक करो, देखो, ठीक है। दाब हुआ, प्रतिबल हुआ, प्रत्यास्थता गुणांक हुआ, ऊर्जा घनत्व हुआ, इनका सबका विमीय सूत्र वही होगा जो दाब का होता है, सबके विमीय सूत्र सेम रहते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है बच्चों दाब, दाब के अन्य मात्रक भी लिखते रहे, दाब के अन्य मात्रक भी देखो, दाब के अन्य मात्रक, अन्य मात्रक, दाब के अन्य मात्रक, वैसे भी सारी चीजें आपको याद हो चुकी होंगी क्योंकि हम 2-3 बार बता चुके हैं। दाब के अन्य मात्रक में बच्चों, ठीक है, जैसे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जो होता है एटीएम, ये दाब का मात्रक होता है। इसी तरीके से बच्चों बार, बार भी जो है दाब का मात्रक होता है। टॉर, टॉर पूछा जाए किसका मात्रक है, तो टॉर भी जो है दाब का मात्रक है। तो दाब के अन्य मात्रक में है वायुमंडल, बार, टॉर, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अंकित कुमार मिश्रा, इसमें बेटा क्या समझाना है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल कहते हैं, अदिश राशि होती है, वो समझना है, इसमें खास कोई बात नहीं है, ठीक है। अंकित कुमार मिश्रा, ये दाब के अन्य मात्रक में याद रखना, वायुमंडल होता है, बार होता है, टॉर होता है, ये सब याद करना पड़ेगा एग्रीकल्चर की तरह। दाब के अन्य मात्रक हमने कहा था पहले रटना पड़ता है, फिर जो है समझना पड़ता है, ठीक है। ध्यान दें, पहले रटो, इसके बाद समझो, तब लिखो, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला सूत्र यही है कि जब याद होगा, हमें याद होगा तभी हम लिख पाएंगे। यहाँ पर अगर हमें याद होगा तभी हम यहाँ लिख पाएंगे, तो पहले हमने रटा होगा, तब अब बाद में समझा होगा कि वायुमंडल नाम की कोई चीज है, बार भी होता है, टॉर भी होता है, इनमें संबंध होता होगा, ये पहले आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वायुमंडल, बार, टॉर, ये सब दाब के मात्रक है, अन्य मात्रक है। बच्चों देखिए, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, उसका मान होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना। और बच्चों यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, एक बार में बच्चों 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और एक टॉर में बच्चों होता है 133, लगभग 133
पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक टॉर में लगभग 133 पास्कल होता है, या हम कह सकते हैं एक टॉर में 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये बार और पास्कल में संबंध है। एक बार में 10⁵ पास्कल होता है, एक टॉर में 133 पास्कल होता है। ठीक है, अब इसी चीज को जो यहाँ पर लिखा है ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.01 और 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को बार लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बार लिखा जा सकता है। एक वायुमंडलीय दाब 1.01 बार होता है या 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कभी कभी वायुमंडलीय दाब को ये 1.01 नहीं लेते, सिर्फ इतना ही कह देते हैं 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। समझिए बात करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 1.01 को छोड़ दिया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सिर्फ इतना ही लिया जाता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक वायुमंडलीय दाब में ये सब चीजें याद करना है। 760 टॉर होता है, एक वायुमंडलीय दाब में 760 टॉर होता है। ये सारी चीजें अमन कुमार रावत कह रहे हैं एक एटीएम कितना होता है? यही तो एटीएम है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटीएम में 1.01 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है, या इसी को 1.01 बार कहते हैं। या एक एटीएम में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब में 760 टॉर होता है। एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक टॉर में 133 पास्कल होता है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो हम 1 घंटे पढ़ाएं आपको, जैसे 5 घंटे की कोचिंग चलती है तो 5 घंटे आपको रिवाइज करके अगले दिन बैठना होगा। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी रैंक टॉप होगी। नहीं तो बच्चों डेली हम लोग तो निरंतर 5 घंटे पढ़ाते रहेंगे, तो पढ़ने वाले ही सफलता पाते हैं। जो सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आज चले पहले खेत में चले जाए, फोन बोल लें, ठीक है, गन्ना का बुआई करा दे, दुनिया भर का काम कर ले, तो उनके लिए कभी यूपी कैडेट नहीं है। यूपी कैडेट यानी सरकारी विश्वविद्यालय उन्हीं के लिए है जो हर काम छोड़ करके पहले पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, फिर बाद में करेंगे। चलो ठीक है, 7 बजे तक पढ़ लीजिए, 7:30 बजे तक पढ़ लीजिए, इसके बाद रात में काम कर लीजिए। काम करना भी जरूरी है। काम के साथ अगर जो है आप पढ़ाई को जो कंटिन्यूअस रखते हो तो आप कौन सफल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काम ना करें, आप 5-6 घंटे पढ़िए, अब पढ़ाई भी करिए और काम भी करिए। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है, ऐसे भी बच्चों को देखा है जो सुबह शाम खेत में काम करते हैं और दिन में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे भी बच्चों को हमने देखा है। तो देखो, अगर आप केवल एक सूत्री काम कर रहे हो, ठीक है, केवल पढ़ ही रहे हो, आराम से सोए जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भी कुछ नहीं होना है। आपको अपने आप को शारीरिक रूप से भी फिट रखना है, इसलिए आपको वर्कआउट भी करना जरूरी है। आप काम भी करिए, अगर जो है गाय भैंस हो आपके यहाँ तो गोबर भी उठाइए। ठीक है, सब कुछ करिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करें, बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप जो है शहर में हो। शहर के लोग देखो कितना जो है तेजी से कोरोना और फैल रहा है, समझिए बात की नहीं। और जो मजबूत है गाँव के लोग, उनमें कोरोना नहीं आ रहा। ठीक है, जो बिल्कुल एकदम फूले हुए हैं, ठीक है, वो गप्पे खा करके उन्हीं को दिक्कत हो रही है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें और काम भी करिए, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अमन कुमार कह रहे हैं आपके बताने से पहले पूछा, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, हमारे हर पॉइंट बताते हैं। एक वायुमंडलीय दाब में ये सारी चीजें हमने बता दिया, इसको नोट कर लो सारे लोग। ठीक है, नोट हो गया सभी का? अगर सभी का नोट हो गया हो तो एक बार कमेंट कर दो, फिर जो है आगे चले। ठीक है, जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे जा रहे हैं सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, आज नहीं याद हो रहा तो कल जरूर याद करके बैठे, तभी काम चलेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? 2 क्वेश्चन और लिख लो जरा। वायुमंडलीय दाब का मापन, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आंसर लिख लो जरा इसका। बैरोमीटर से, बैरोमीटर कहीं आ जाए तो ये समझ जाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे मापते हैं। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब और गेज दाब, और आज ही बताएंगे कि गेज दाब होता क्या है। गेज दाब का मापन, गेज दाब का मापन जो होता है, गेज दाब जो मापते हैं वो मैनोमीटर से मापते हैं। मैनोमीटर से जो है बच्चों गेज दाब मापा जाता है। अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में कि गेज दाब कहते किसे हैं। गेज दाब का मापन किससे होता है? मैनोमीटर से होता है। और वायुमंडलीय दाब का मापन किससे होता है? बैरोमीटर से होता है। ठीक है, इतनी बात सबको याद भी होगा पहले से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या पढ़ना है। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट प्रेशर। प्रेशर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा है, देखो बल और दाब में संबंध, क्या दिक्कत है अभी पहले बता दिए। बल और दाब में क्या संबंध है? दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल F बटे क्षेत्रफल A। क्षेत्रफल A, यही संबंध है, पूछा जाएगा एग्जाम में। दाब P बराबर होगा बल बटे क्षेत्रफल। या तो हो सकता है ऐसा लिखा हो, अभी बताया भी था कि बल F बराबर हो जाएगा, बल F बराबर हो जाएगा दाब, यही यूपी कैडेट में ऐसे ही लिखा था, दाब P गुणे क्षेत्रफल A। क्षेत्रफल A P इंटू A हो जाएगा। ये दाब और बल में संबंध है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर में ये संबंध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखिए दाब के मात्रक पहले ही बता दिया पहली स्लाइड में। दाब के कौन कौन से मात्रक हैं सब आपको पता होना चाहिए। एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल कहते हैं। सीजीएस मात्रक जो होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बीमा सूत्र भी इसका लिख सकते हैं, ml-1 t-2 होता है। और भी सारी चीजें हमने आपको नोट करा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में क्या है? द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब। द्रव के अंदर बच्चों किसी बिंदु पर हम लोगों को दाब के बारे में समझना है। जैसे मान लो ये द्रव है, सपोज दैट ये द्रव है, और द्रव के अंदर किसी पॉइंट पर आपको प्रेशर जानना है कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि जो है द्रव
द्रव के अंदर एच गहराई में दाब, द्रव के अंदर एच गहराई में दाब क्या होता है? जैसे देखो यहाँ पर द्रव की मुक्त सतह से, द्रव की मुक्त सतह से बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, मुक्त सतह से हम लोग मान लो एच गहराई में डाल रहे हैं। कितनी गहराई में? एच गहराई में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो दाब होता है, द्रव का जो दाब होता है, तरल का जो दाब होता है, इसका सूत्र, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब का सूत्र, यही पूछा जाएगा, दाब का सूत्र होता है, इसका सूत्र सिर्फ आपको याद रखना है, क्या होता है? एच डी इंटू जी, एच डी जी, या कभी कभी बच्चों ऐसे ऑप्शन में लिखा रहता है एच रो जी। सिर्फ आप इतना याद रखिए, डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये सूत्र याद रखिएगा कि जो है द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर एच गहराई में बात करते हैं, द्रव की मुक्त सतह से एच गहराई में जाने पर कोई बिंदु है, उस पॉइंट पर द्रव का जो दाब होता है उसका सूत्र है बच्चों एच डी जी, ठीक है, या एच रो जी। यहाँ पर डी या रो की बात करें, अगर हम बात करें कि डी या रो क्या है, तो डी या रो का मतलब है बच्चों, इसका मतलब होता है घनत्व, द्रव का घनत्व होता है। अभी हम घनत्व की भी चर्चा करेंगे, डेंसिटी होता है, डी आर ओ को घनत्व कहते हैं। एच का मतलब जितनी गहराई में जाते हैं, और जी का मतलब होता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान देना, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोला जाता है। तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, द्रव के अंदर जितनी ज्यादा गहराई में चले जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर जो है क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एच डी जी या एच रो जी आपको याद रखना है, ये जरा नोट कर ले सभी लोग। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब का सूत्र होता है एच डी जी या एच रो जी, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ, अगर यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को पी नॉट मान ले, वायुमंडल का दाब पी नॉट मान ले, और इस द्रव का दाब अपना स्वयं का दाब यहाँ पर कितना है? एच डी जी है। स्वयं का दाब कितना है? द्रव का जो दाब है वो एच डी जी है, और वायुमंडल का दाब कितना है? पी नॉट है। तो अगर कुल दाब की बात किया जाए, यहाँ पर देखो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर कुल दाब, अगर कुल दाब की बात किया जाए, कुल दाब को पी मान लो, तो क्या करोगे? जो वायुमंडलीय दाब है पी नॉट, उसमें एच गहराई वाला दाब जोड़ना पड़ेगा, एच डी जी। ये बच्चों कुल दाब का सूत्र है। कुल दाब देखो, दाब और कुल दाब दोनों में अंतर है। दाब अगर पूछा जाए तो एच डी जी रहेगा, लेकिन अगर टोटल प्रेशर पूछा जाए द्रव के अंदर, तो वायुमंडलीय दाब पी नॉट जितना है, पी जीरो जो लिखा, पी और जीरो, पी जीरो का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब में एच डी जी आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये कुल दाब पता चल जाएगा। तो जब सवाल में कुल दाब पूछेगा तो ये पी नॉट प्लस एच डी जी होगा, अगर सिर्फ दाब पूछेगा तो एच डी जी होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा ना? यहाँ पर देखो P बराबर पी नॉट प्लस एच डी जी, सबको क्लियर हो गया हो तो एक बार एस लिखो। अगर सारे लोग क्लियर कर लिए हो इस टॉपिक को, यहाँ जो बोर्ड पर हमने बताया, एक बार ओके लिखें, अगर नहीं क्लियर है तो भी बता दो। यहाँ पर हम बता क्या रहे हैं कि भाई एच गहराई में द्रव के अंदर दाब होता है एच डी जी या एच रो जी, और वायुमंडलीय दाब है पी नॉट, तो वायुमंडलीय दाब में एच डी जी जोड़ दो तो कुल दाब आ जाएगा। तो कुल दाब P बराबर पी नॉट प्लस एच डी जी आ गया, ये टोटल प्रेशर होगा, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। कुल दाब द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, ये जो दाब लिखा है यहाँ लिख दे रहे हैं कुल दाब, कुल दाब P बराबर पी नॉट प्लस एच डी जी। अब देखो यहाँ पर P और पी नॉट इधर ले आओ, P माइनस पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? एच डी जी हो जाएगा। P माइनस पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा? एच डी जी। मतलब द्रव के एच गहराई में, किसी लिक्विड में एच गहराई में जो दाब है P और वायुमंडलीय दाब का अंतर, देखो दाब P, कुल दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर, ये जो अंतर है बच्चों, किसी P माइनस पी नॉट को, जहां वेयर का मतलब जहां P माइनस पी नॉट को बच्चों गेज दाब कहा जाता है, इसे गेज दाब कहा जाता है। अभी हमने बताया था कि अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि गेज दाब क्या होता है। तो द्रव की एच गहराई में कुल दाब व वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर द्रव की एच गहराई में कुल दाब व वायुमंडलीय दाब का अंतर, वायुमंडलीय दाब का अंतर क्या कहलाता है? गेज दाब कहलाता है, गेज दाब कहलाता है, इसे गेज दाब कहते हैं। गेज प्रेशर, एच गहराई में कुल दाब व वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है। तो जरा ये लिख लो, द्रव की एच गहराई में कुल दाब व वायुमंडलीय दाब पी नॉट का अंतर जो होगा, P माइनस पी नॉट को गेज प्रेशर कहा जाता है। और इसी गेज दाब का मापन कौन करता है? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या मापेगा? गेज दाब। और सिर्फ वायुमंडल का दाब कौन मापेगा? तो आप कहोगे बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब मापता है, और मैनोमीटर जो होता है, मैनोमीटर जो है गेज दाब मापता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो बताना भाई, ठीक है। ये हमने एच गहराई में दाब ये क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सबको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए द्रव के दाब के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, ये जो उदाहरण है इनको जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। द्रव के दाब के कुछ व्यवहारिक उदाहरण, किताब में आपके सारे उदाहरण लिखे मिलेंगे, ये सब आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ये सारी पीडीएफ किताब से उन सारे बिंदुओं की चर्चा हो रही है जो मोस्टली विद्यार्थी जो है छोड़ देते हैं, और मोस्टली जो है पढ़ाते समय ध्यान में नहीं आता। उन सभी बिंदुओं को एकत्रित करके आप सभी बच्चों तक उनको पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, जिससे कि आप लोग जो है 100 आपकी रैंक आए। एक भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए, किताब का कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सब कुछ आपको याद होना चाहिए।
अब इसे क्या तो कह रहे हैं गेज दाब का मात्रक। जो दाब का मात्रक होगा बच्चों वही दाबांतर का होगा। गेज दाब वास्तव में दाबांतर होता है, दो दाबों का अंतर होता है। जो दाब का मात्रक होगा वही गेज दाब का मात्रक होगा, कोई अलग दाब थोड़ी होता है, वो दो दाबों का अंतर होता है। तो दाब से दाब घटाओगे तो दाब ही आएगा, तो गेज दाब भी एक दाब होता है, लेकिन उसको मापने के लिए ऐसी युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है मैनोमीटर। क्या नाम है? मैनोमीटर नाम है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर बच्चों एक उदाहरण है द्रव दाब का। बांध की दीवारें नीचे मोटी होती हैं, वह ऊपर पतली बनाई जाती है। जो बांध होता है, ठीक है, जो बांध बनाया जाता है, तो वहां पर बांध में जो या पुल की बात करते हैं, जैसे जो गंगा का पुल है, तो जो पुल बनता है तो नीचे जो जितनी गहराई में देखते हैं तो वहां पर चौड़ा होता है। ठीक है, जब जो है गंगा जाएंगे, पार करेंगे, तो आप देखेंगे वहां पर कि जो दीवार है, जो वहां पर पिलर्स हैं, जो खंभे हैं, जो पानी के अंदर है, ऊपर तो पतले हैं, लेकिन जैसे जैसे गहराई की बात करेंगे वैसे वैसे चौड़ाई बढ़ती, मोटे होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे बनाया गया होता है। ऐसे जो पुल होते हैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से रहते हैं। कहने का मतलब नीचे जो है चौड़ा रखा जाता है और ऊपर थोड़ा जो है सकरा रखा जाता है। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे गहराई की बात करेंगे तो क्या होता है, दाब बढ़ता है। तो दाब को जो है कम रखने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि P बराबर होता है F/A। बच्चों जब नीचे ज्यादा क्षेत्रफल रखेंगे, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया सभी को? अगर किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो तुरंत बताएं। बांध की दीवारें नीचे मोटी व ऊपर पतली बनाई जाती हैं, क्योंकि गहराई के साथ दाब बढ़ता है, गहराई के साथ दाब बढ़ता है, और जब दाब बढ़ेगा तो ज्यादा बल लगेगा जो है बांध पर, इसलिए उस दबाव को घटाने के लिए क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि कम वहां पर दबाव लगे। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर गहराई के साथ यह दाब बढ़ जाता है, अतः बांधों तथा तालाबों के निम्नतम भागों को अधिक बल सहन करना पड़ता है। अगर अधिक बल सहन करना पड़ता है तो जिससे कि कम बल वहां पर लगे, ठीक है, मतलब दाब को कम करना होगा, इसलिए नीचे के भाग को ऊपर की अपेक्षा अधिक मजबूत व अधिक क्षेत्रफल जो है वाला चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा बनाने का मतलब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा, जिससे कि जल के उतने ही भार का आरोपित दाब कम हो। पहले जितना भार था द्रव का, उसका जो भी बल रहा हो, और अब अगर चौड़ा बना दिया जाएगा तो क्षेत्रफल जो है बढ़ाने से द्रव का दाब जो है वहां पर कम हो जाएगा। द्रव दाब को कम करने के लिए यहाँ पर इसका उत्तर है, इसका एक लाइन में आंसर लिख लेना। द्रव दाब को कम करने हेतु क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता, नीचे चौड़ा रहता, नीचे की दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं, ज्यादा एरिया जब ज्यादा होगा तो P बराबर होता है F/A। जब A ज्यादा होगा तो P कम होगा। द्रव दाब को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्री गोताखोर लोहे अथवा अन्य मजबूत धातु के वस्त्र पहनकर गोता लगाते हैं। क्यों? देखिए समुद्री गोताखोर लोहे का वस्त्र पहनते हैं, यहाँ किसी अन्य धातु का जो है वस्त्र पहन करके ही गोता लगाते हैं, क्योंकि बच्चों जब वो गोता लगाएंगे तो गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो उनको समस्या होगी, मतलब उनकी जो नाड़ियां हैं वो फट सकती हैं, नाड़ियां संकुचित हो सकती हैं, वो दब सकती हैं, क्योंकि जो है जो रक्त का दाब है, ठीक है, जो ब्लड का प्रेशर वायुमंडल का प्रेशर अभी संतुलित है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर है और वायुमंडल का जो दाब है दोनों अभी संतुलित है, और जब गहराई में जाएंगे तो ज्यादा दबाव जब होगा, और जब ज्यादा दबाव होगा बच्चों तो दबाव बढ़ने से क्या होगी, समस्या आ जाएगी। इसलिए दबाव ज्यादा ना पड़े शरीर पर या नाड़ियों पर, इस वजह से जो है कठोर पदार्थों के जो है वस्त्र पहन लिए जाते हैं कि जिससे वो दबाव उन्हीं वस्त्रों पर लगे और जो हमारे जो है शरीर पर दाब न आरोपित हो। वीरभान नमस्ते बेटा। यहाँ पर देखिए समुद्री जल में बहुत अधिक गहराई में जाने पर गोताखोर पर बहुत अधिक परिणामी दाब पड़ता है, जिसको वहन करने के लिए वह लोहे अथवा अन्य मजबूत धातु के आवरण धारण कर लेते हैं। समझिए बात करें, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि गहराई में जाने पर दाब बढ़ जाता है, ज्यादा दबाव व्यक्ति के शरीर पर लगेगा तो दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। भारी ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं, जो भारी वाहन होते हैं, जो भारी ट्रकें होती हैं, उनके जो टायर होते हैं चौड़े बनाए जाते हैं। चौड़े बनाने का मतलब एरिया ज्यादा करने का मतलब है दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा जिससे जो है सड़क धंसेगी नहीं, जिससे सड़क पर जो है बल कम लगेगा, कम दबाव लगेगा, और कम दबाव होगा तो धंसेगी नहीं। अगर पतले टायर होते, कम एरिया के होते, तो क्षेत्रफल कम होने से दबाव सड़क पर ज्यादा पड़ता और सड़क जो है बैठ जाती, वो धंस जाती। ठीक है, ध्यान देना। भारी ट्रकों का सड़क पर दाब कम करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, भारी ट्रकों का सड़क पर दाब कम करने के लिए भारी ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। ये उसका रीजन है, क्योंकि चौड़ा होगा, एरिया ज्यादा होगा, दबाव कम होगा, जिससे सड़क जो है दबेगी नहीं, धंसेगी नहीं, टायर अंदर नहीं धंसेगा। समझिए बात नहीं, ये चीज है।
ये उदाहरण जरूरी है पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला। मोटी कील की अपेक्षा दीवार में नुकीली कील गाड़ना आसान होता है। देखो अगर ये मोटी कील है और ये मान लो नुकीली है, इससे दीवार में कील को गाड़ेंगे तो आसानी से ये अंदर धंस जाएगी, आसानी से अंदर धंस जाएगी। लेकिन मोटी कील जो होगी वो दीवार में आसानी से नहीं धंसती है, क्योंकि बच्चों मोटी जो कील होती है उसका एरिया ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होने से दबाव कम होता है, और दबाव कम होगा तो आसानी से नहीं धंसेगी। लेकिन जो नुकीली कील होगी, जो कम क्षेत्रफल वाली होगी, ठीक है, जैसे सुई नुमा है, सुई से अगर ऐसे लगाएं ऐसे तो चुभ जाएगी। लेकिन ये पेन है, पेन को ऐसे लगाएं तो वो नहीं चुभेगा उतना दबाव देने से। इसका मतलब यह है कि जो एरिया जो है कम रहता है, जो पतली कील होती है, जो नुकीली होती है, तो उस पर कम बल लगाते हैं तो भी उस पर दाब ज्यादा लगता है, इसलिए वो आसानी से दीवार में घुस जाती है। ठीक है, यहां पर मोटी कील की अपेक्षा दीवार में नुकीली कील गाड़ना आसान होता है, क्योंकि एरिया कम होने से दाब ज्यादा हो जाता है, दबाव ज्यादा हो जाता है, आसानी से वो धंस जाती है, आसानी से धंस जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा घनत्व के बारे में जान ले। ठीक है, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, पहले ये जानिए। सारे बच्चे अब जो है डेंसिटी जानेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। घनत्व क्या है, घनत्व क्या है, घनत्व का मतलब डेंसिटी। सभी लोग यही डालें, घनत्व, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। ओके है सभी को? किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट कर देंगे, अगर किसी को कोई समस्या हो वो जरूर कमेंट करके बताएंगे। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो, किसी को अगर कोई दिक्कत हो जरूर बताएं। ठीक है, घनत्व का मतलब होता है बच्चों डेंसिटी, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। घनत्व का क्या मतलब है, डेंसिटी होता है। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा, सभी को समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। तो घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। ये क्या होता है बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इकाई आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन, आयतन के द्रव्यमान को, द्रव्यमान को, इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। घनत्व का बच्चों जो सूत्र होता है, घनत्व को डी से भी डिनोट कर सकते हैं या रो से भी डिनोट कर सकते हैं। डी या रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये हो जाएगा द्रव्यमान यम बटे बच्चों आयतन हो जाएगा वी। आयतन का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम को भी कहते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व डी या रो बराबर, घनत्व डी या रो बराबर, घनत्व डी या रो बराबर होता है यम अपान वी। घनत्व डी या रो बराबर क्या होता है, यम अपान वी होता है। ठीक है, विकास पाल नोट करो भाई। घनत्व का मतलब डेंसिटी, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व डी या रो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। नोट कर लो भाई। ठीक है, डी बराबर हो जाएगा एम अपान वी, डी आर ओ बराबर एम अपान वी। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा एम अपान वी। यहां से बच्चों एम बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर दो, एम बराबर क्या हो जाएगा, डी इंटू वी हो जाएगा। एम का मतलब होगा द्रव्यमान, एम का मतलब होगा द्रव्यमान बराबर घनत्व का मतलब डी आर ओ, घनत्व डी गुणे आयतन वी। ऐसे भी पूछा गया था यूपी कैडेट में। ठीक है, द्रव्यमान एम बराबर डी इंटू वी हो जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है, एम बराबर डी इंटू वी हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। घनत्व अदिश राशि है, घनत्व कैसी राशि है, घनत्व बच्चों अदिश राशि है, स्केलर घनत्व अदिश राशि है। घनत्व का एसआई मात्रक जरा देख लेते हैं, घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक बच्चों भी देखा हम लोगों ने। ये फार्मूला द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। और अगर सीजीएस मात्रक देखो, ये घनत्व का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और सीजीएस मात्रक देखो, घनत्व का सीजीएस मात्रक, जो घनत्व का सीजीएस मात्रक है वो ये हो जाएगा किलोग्राम, सॉरी यहां पर किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा, ग्राम प्रति मीटर की जगह सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व का सीजीएस मात्रक होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को उसमें बदलना चाहें तो कैसे बदल पाएंगे, देखो अगर यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा, उसको हमें किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलना, तो कैसे बदलेंगे, ध्यान देना सभी लोग। ग्राम, ये तो सीजीएस मात्रक है, कैसे लिखा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान से समझना। ग्राम का मतलब बच्चों 10 की घात -3 किलोग्राम हो जाएगा, बटा सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2, और मीटर और पूरे की घात कितना है, 3, पूरे की घात कितना है, 3 है। ये हो जाएगा 10 की घात -3 बटे 10 की घात -6। ये नीचे मीटर क्यूब होगा, ऊपर किलोग्राम रहेगा।
ये कट जाएगा बच्चों, नीचे 10 की घात -3 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की घात +3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना है तो 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी भी वस्तु का घनत्व सीजीएस सिस्टम में दिया गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया, उसे किलोग्राम प्रति घन मीटर में बदलना है तो 10 की घात 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10 की घात 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। केवल इतना नोट करिए, अभी इतना नोट करो केवल। ठीक है, इतना नोट हो गया होगा सभी का। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है बच्चों 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर सीजीएस पद्धति में घनत्व दिया गया उसको एमकेएस या एसआई पद्धति में बदलना है तो 10 की घात 3 से आप मल्टीप्लाई कर देना। 10 की घात 3 से आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? घनत्व का विमीय सूत्र, घनत्व का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान का m, आयतन का L3 होता है, ऊपर जाएगा -3। घनत्व का विमीय सूत्र है m l -3। घनत्व का विमीय सूत्र शाहरुख सिद्दीकी ने जो है बाकायदा नोट्स अच्छे से बनाए हैं, बहुत बढ़िया। घनत्व अदिश राशि है, वेरी गुड। सीजीएस मात्रक लिख लिया आपने। अब ये भी पॉइंट लिख लेना। ठीक है, ये भी पॉइंट जो बताया इसको भी लिखो। ठीक है, ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर घनत्व का विमीय सूत्र m l -3। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना है तो आप 10³ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब अच्छा, जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थों में सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है पारे का होता है। पारे का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। लिख लो, पारे का घनत्व, पारा मतलब मरकरी, पारे का घनत्व सबसे अधिक, पारे का घनत्व सबसे अधिक होता है बच्चों। इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। पारा एक ऐसा पदार्थ है जो ज्यादा घनत्व रखता है और पारे का घनत्व पूछा जा चुका यूपी कैडेट में। पारे का घनत्व होता है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है पारे का घनत्व, या 13.6 उन्हें 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 13.6 उन्हें 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये आपको ध्यान रखना। पारे का घनत्व इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार हो सकता आ जाए आपके एग्जाम में। इसको ध्यान रखना, पारे का घनत्व। ठीक है, अब देखो एक टेबल अभी हमने देखा था, उस टेबल में कुछ वस्तुओं के घनत्व दिए गए थे। तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि जरूरी नहीं आप सब याद रखें, एक आइडिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पदार्थ का नाम दिया गया है, यहाँ पर सीजीएस पद्धति में घनत्व दिया गया। चांदी का दिया गया 10.5, चांदी का घनत्व होता 10.5, तांबे का होता 8.9, याद करने की आवश्यकता नहीं है। लोहे का होता 7.9, कांच का होता 2.6, बर्फ का देखो 0.92, इसका कम ही होता घनत्व। और जल का घनत्व जो है ज्यादा होता है, इसीलिए बर्फ जो है तैरता है पानी पर, क्योंकि पानी का घनत्व क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, जल का घनत्व जो है 1 होता है, सबसे ज्यादा होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। या इसको लिख सकते हैं जल का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जल का घनत्व सबसे ज्यादा कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये लिख लो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा नहीं, ध्यान रखना, हमेशा घनत्व जल का जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, हमेशा जो है सबसे ज्यादा नहीं होगा, हमेशा 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब नहीं होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल का घनत्व, जल का घनत्व सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर बच्चे एग्रीकल्चर वाले गलत कर देते हैं। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? किसका घनत्व सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन जल लिखा रहता, दूसरा ऑप्शन जो है चांदी, सिल्वर, तीसरा ऑप्शन बच्चों पारा और चौथा ऑप्शन है बर्फ। ऐसे दिया रहता है। अब ज्यादातर बच्चों को ये लाइन लिखा रहता है, दिमाग में छपा रहता है, ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं। उनके दिमाग में चलता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो रटे रहते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। उससे भी अधिक किसका होता है? पारे का होता है। सॉरी, हाँ, पारे का होता है। कितना होता है? 13.6 होता है। ठीक है, 13.6 है। तो अब बताओ जल टिक करोगे कि पारा टिक करोगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पारा। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं टिक करना, बल्कि सी ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन मेरठ वाले बना रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन बना रहे हैं जो कंफ्यूजिंग वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत विधवर, एक एक पन्ना पढ़ के जो आपकी किताब है ना, उस किताब के एक एक पेज को पढ़ करके जो है क्वेश्चन पेपर जो है बन रहा है। समझिए, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट पढ़ा जा रहा, हर लाइन पढ़ी जा रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ केवल पीछे वाला क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। नहीं, अंदर से पूछा जाएगा। 60% आपका अंदर से पूछा जाएगा, अंदर में जो बातें हैं। ठीक है, और 40% बैक से पूछा जाएगा। 40% बैक का मतलब कुछ पीछे के क्वेश्चन होंगे, कुछ आउट ऑफ सिलेबस होंगे। तो जो हम लोग पढ़ा रहे हैं एडिशनल बातें, वो सब मिला करके होंगे। यूपी कैडेट का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। एक एक लाइन किताब जो पढ़ा होगा, जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी किया होगा, उसका जो है टॉप 100 में रैंक आएगी।
टॉप 100 में रैंक उसी की आएगी जो 11th और 12th की किताबों को चाट चुका होगा। ठीक है, उसके लिए बोनस का काम करेगा ये कोचिंग में क्या होगा, उतना पढ़ने से उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो अतिरिक्त चीजें आनी होंगी वो मैं पढ़ा दूंगा नोट के। ठीक है, तो ध्यान देना, अच्छे से पढ़िए भाई, किताबों को हल्के में ना लीजिए, उनको जरूर पढ़िए। बहुत सारे बच्चे हैं वो 11th और 12th की किताबों को छोड़ करके दुनिया भर की किताबें खरीद लेते हैं कंपटीशन की, फलाने की इनकी उनकी, कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी 11-12 की किताब पढ़िए, उसी से आपका कल्याण होने वाला है। बस ध्यान रखें 11-12 की किताब में कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत ठीक है, वहां पर जैसे बी का डी, ए का सी ऐसा कुछ है, तो उसको जो है आप कंफ्यूजन अपना दूर कर लेंगे कोचिंग से जुड़ करके, क्योंकि हम लोग भी पूरे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं, हर लाइन को हम पढ़ करके आप तक जो है पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कोचिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। वायु का 0.0013 दिया गया है, तो खासकर इसमें जो है ये पॉइंट ध्यान रखना है आपका, पारा 13.6, पारे का याद रखिएगा और जल का याद रखिएगा। जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होता है, जल का घनत्व तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है अपेक्षिक घनत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि अपेक्षिक घनत्व जो होता है मात्रहीन व भिमाहीन है। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई भिमा होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले बताओ, एक बार कमेंट करो सभी लोग, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं। सभी को, सारे बच्चों को बात क्लियर है कि नहीं, सभी विद्यार्थी एक बार क्लियर करके बताएं कि हमारी बात सभी तक पहुंच रही है, वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार बताएं सभी लोग, जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जल्दी बताएं, सारे लोग जल्दी बताएं। ठीक है, आ रहा सभी को, आयुष मौर्य आ रहा आपको, नागेंद्र, सत्यम शुक्ला, जौनपुर, चलो सभी को समझ में आ रहा। अब अपेक्षिक घनत्व क्या है बच्चों, किसी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु है, हर वस्तु का अपना अपना घनत्व होता है, कोई वस्तु है, हर वस्तु का अपना अपना घनत्व होता है। किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के अनुपात को, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो किसी वस्तु का अपना खुद का घनत्व है, इसके घनत्व को पानी के घनत्व से भाग दे दो तो क्या पता चल जाता है, अपेक्षिक घनत्व मालूम चल जाता है। ठीक है, यहां पर अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है बच्चों वस्तु का घनत्व अपान 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व। यह दो घनत्वों का अनुपात होता है, जो अपेक्षिक घनत्व होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, वो दो घनत्वों का अनुपात होता है। जो अपेक्षिक घनत्व होता है, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, वो दो घनत्वों का अनुपात होता है। किसी वस्तु का घनत्व, किसी वस्तु के घनत्व को, जैसे ये वस्तु है, इसके घनत्व को पानी के घनत्व से भाग दे दीजिए, क्या पता चल जाएगा, अपेक्षिक घनत्व। नागेंद्र बघेल, बेटा जो वो पढ़ाया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, पहले जो आपका कंफर्म है क्वेश्चन आना है वो चीजें पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, पढ़ा सब दिया जाएगा, परेशान नहीं होना, बट वो पॉइंट्स पहले पढ़ना हम लोगों को अपने किताब का, जहां से अब मैकेनिक्स का मुझे लग रहा है कि इसमें से आएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्रीकल्चर से संबंधित है सारी चीजें, ऐसी चीजें जो कृषि विज्ञान से संबंधित हो, जो एग्रोमेट्रोलॉजी से संबंधित हो, जलवायु विज्ञान पूछेगा है ना, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, तो जलवायु विज्ञान वाला टॉपिक पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, कृषि भौतिकी तो सभी समझ जाएंगे, लेकिन जलवायु विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। ये दाब, ये घनत्व, ये अपेक्षिक घनत्व, ये सब चीज पहले हम लोगों को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो समझ जाइए 2 से 3 प्रश्न आपके जलवायु विज्ञान से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में आप 21 क्वेश्चन मान लीजिए आपका फिजिक्स होगी, और इसके बाद जो है आपका 4 क्वेश्चन होगा जलवायु विज्ञान। तो जो कंफर्म हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन जलवायु विज्ञान किया जाए, कौन पता ज्यादा आ जाए, कुछ पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन इससे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अपेक्षिक घनत्व का मतलब वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व, ये भी घनत्व है, ये भी घनत्व है, ये दो घनत्वों का अनुपात है। तो ये अपेक्षिक घनत्व बच्चों मात्रकहीन भिमाहीन है, लिख लो जरा, अपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन भिमाहीन है, इसका नाम कोई मात्रकहीन व भिमाहीन, मात्रकहीन व भिमाहीन है, इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई भिमा होती है। नागेंद्र बघेल, ठीक है बेटा, बिल्कुल दिमाग में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अपेक्षिक घनत्व का ना कोई मात्रक होता है ना कोई भिमा होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अपेक्षिक घनत्व की परिभाषा हमने बता दिया, मात्रकहीन भिमाहीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या आप लोगों को देखना है। अगली स्लाइड देखिएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, हाँ यहां पर देखिए, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियां, वैसे बोर्ड परीक्षा में इनकी व्याख्या पूछता है, इनकी व्याख्या जो है पूछा जाता है कि भाई अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए
बोतल विधि का वर्णन कीजिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, निकलसन हाइड्रोमीटर का वर्णन कीजिए। ये सब पूछा जाता है, लेकिन हम लोगों के कंपटीशन में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विधि आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि है। इन विधियों के सिर्फ नाम आपको याद रखें, ये तीनों नाम आप लोग याद रखिए। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, जो मात्रकहीन व विमाहीन है, जो मात्रकहीन व विमाहीन है बच्चों, उसको ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। आपेक्षिक घनत्व बोतल की सहायता से, आपेक्षिक घनत्व बोतल की सहायता से आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व बोतल एक होता है, आपेक्षिक घनत्व बोतल होता है, इसकी सहायता से हम लोग आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत अभी बताएंगे क्या होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से भी आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। निकलसन का हाइड्रोमीटर जो होता है, निकलसन हाइड्रोमीटर एक युक्ति है, व्यवस्था है, यंत्र है, इस यंत्र की सहायता से भी आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। रिलेटिव डेंसिटी को बच्चों केवल आरडी लिखते हैं, आरडी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, आरडी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व, आरडी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब आरडी है, कितना आप लोग ध्यान रखें, किसी को कोई समस्या हो जरूर बताएं, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियां याद रखिए, आपेक्षिक घनत्व बोतल विधि या आपेक्षिक घनत्व बोतल के द्वारा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से, निकलसन हाइड्रोमीटर की सहायता से, ये तीनों सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसके अंदर कुछ नहीं याद रखना है। बस आर्किमिडीज का सिद्धांत कभी कभी पूछ लेता है, वो हम बता देंगे, बाकी ये तीनों नाम याद रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व किन किन विधियों से ज्ञात करते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व बोतल के द्वारा, आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा और निकलसन हाइड्रोमीटर के द्वारा, निकलसन हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आलम अंसारी बेटा जो है, आप बैक करके फिर से आइए, बैक करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है। संतोष मौर्य नोट कर लो भैया, नोट जरूरी है। और वैसे ये तो पीडीएफ देंगे, आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं। जो अतिरिक्त लिखा है वो नहीं मिलेगा आपको, बाकी जो यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है वो तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखना भाई, आपेक्षिक घनत्व तीन तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोतल द्वारा और आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा, निकलसन हाइड्रोमीटर द्वारा, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज ने क्या बताया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। मोंटू गौतम